चलो तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ, आइडेम्पोटेंट और नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो है ना, सो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो आपको बताना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, कोई बताइए जिनको याद है, क्या डेफिनेशन है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। हम्म। तो सो सिंपल है, इसका डेफिनेशन हमने पहले भी प्रॉपर्टी जिसके देखे हैं, तो इसका डेफिनेशन अगर लिखूंगा मैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर आई के इक्वल आ जाए। आई होगा या ए होगा, बताओ, आई या ए, किसी को याद है? तो ये ए होगा एक्चुअली, नॉट आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेफिनेशन होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, नॉट आई। आई होगा तो वो दूसरा है। तो ठीक है ना, तो यहाँ आएगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी इज इफ ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, नॉट आई। ठीक है ना, ए। सो वो तब होता है जब सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स होते हैं। सो ये आइडेंटिटी का डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। और अगर ए स्क्वायर जब ए के इक्वल है तो क्या होगा, ए की पावर कुछ भी ले लो, है ना। तो इसमें रिमार्क क्या है कि जैसे मैं लास्ट टाइम लिखा था ना, तो सर जस्ट डेफिनेशन है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम आइडेम्पोटेंट बोलेंगे, अगर उसका स्क्वायर ले और खुद के इक्वल आ जाए तो उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट। अब मैं ये बोल रहा हूँ, हमने एक क्वेश्चन लिखे थे ना, मान लो, चलो मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल थोड़ा सा ले लिया, एक एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल बताओ इसका। एक तो सिंपल हाँ आइडेंटिटी तो हो ही जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो ये सब तो एग्जांपल है ही, इसकी तो ट्रिवियल एग्जांपल, मतलब बहुत इजी सा है। और एग्जांपल क्या होगा? सो मान लो मैं सी लिखता हूँ, अब क्या करें, सारा हाफ ले ले। सो लगता है हाफ हाफ, एक बार चेक कीजिए इसको, क्या ये आइडेंटिटी है, सी स्क्वायर सी के इक्वल आएगा? हाँ सर। आ रहा है। सो 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा ना, तो सारे एलिमेंट 1/2 हो जाएंगे। डी जैसे बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम ऐसे मैट्रिक्स हो सकते हैं। सो जैसे कुछ एग्जाम्पल है 3 - 6, सो 3 - 6 1 - 2, सो इस तरह से है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, है ना, ये सब एग्जाम्पल तो है ही। तो ये तुम या तो ऐसे ही लिख लो एग्जाम्पल, सिर्फ ऐसा लिख देता हूँ ना। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, ये है एंड ये है, दीज आर, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर खुद के इक्वल आ जाए, है ना, ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो आगे मैं अगर बात करूं इसके डिटर्मिनेंट की, अब देखो जरा, तो हमने कहा ए आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो गलती से ना मैं आई लिख देता हूँ। लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं, आप एन लिख लीजिए। तो एन का मतलब क्या है, अगर मान लो ए की पावर 5 जीरो है, तो क्या इसका मतलब होगा ए स्क्वायर जीरो होगा, सॉरी, ए की पावर 5 अगर ए के इक्वल है तो क्या ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा? आप एन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एन लिखो। क्या क्या कहना चाहते हो, ए की पावर 5 अगर ए के इक्वल है तो भी आइडेंटिटी है, आप ये कहना चाह रहे हो? कहाँ लिखा है ए की पावर 5 अगर आई होगा तो आइडेंटिटी होगा, ये किसने कहा आपको? हाँ ए, चलो सॉरी, एक तो मैं गलती से हाँ ए लिख दिया, तो ये आइडेंटिटी है। फिर तो क्यों एन लिखेंगे हम? तो यहाँ से क्या होगा, मतलब सिंपल है ना, डेफिनेशन सिंपल है
कि ए स्क्वायर ए के इक्वल हो। अब आगे वो फर्दर आप लिख सकते हो। तो यहाँ वन वे स्टेटमेंट है, ये थोड़ी है कि सो अगर ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है सो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, फिर ए इंटू ए हो जाएगा, फिर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये ए आ जाएगा, सो ए क्यूब। तो मैट्रिक्स में n की कुछ पावर जाने के बाद वो जीरो हो जाता है। एनी स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स में जैसे देखते हैं कि कुछ a की पावर जो है 5 या 6 या 7 पे ऐसा जाने के बाद वो फर्दर जीरो हो जाता है। जी जी ठीक है ना। सो ये हमारे पास है कि अगर मान लो ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो ए की पावर एन जो होगी ए के इक्वल होगी। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि ऐसा नहीं कि ए की पावर 5 ए के इक्वल है तो ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो ये वन वे स्टेटमेंट है ना, इफ एंड ओनली इफ नहीं है। तो इसमें अगर ए स्क्वायर मान लीजिए ए के इक्वल है तो ए की पावर अब आप कुछ भी ले लीजिए तो वो ए के ही इक्वल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं ये इसके इक्वल है तो ये ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये थ्योरम हो गया ना, एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा। मान लो कि आइडेम्पोटेंट है तो ए की पावर 10 ए होगा, यस। लेकिन ऐसा नहीं कि ए की पावर 10 अगर ए के इक्वल है तो ए स्क्वायर ए हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यही सब मेन समझने में जब हम रिवीजन करते हैं यही समझ आता है कि कौन किसको इंप्लाई करा कौन किसको नहीं करा। इनिशियली है ना बच्चों को लगता है ऐसा लिखा हुआ, अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो वो गलत समझ रहा है, एक्चुअली उसका मतलब ये है। तो आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं ऐसा होगा। सो इसीलिए आइडेम्पोटेंट होने के लिए ये होना जरूरी है, ये डेफिनेशन है ना। उसके बाद ये इंप्लाई करता है इसको, तो ये डेफिनेशन नहीं हो सकता जी। सर a की पावर इवन इज इक्वल टू a हमेशा आइडेम्पोटेंट नहीं होगा? ए की पावर इवन जैसे मान लो ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए है तो जरूरी है ये होगा? सर नहीं होगा। a की पावर 5 a के बराबर होगा, लेकिन a की पावर 3 यहाँ a के पावर नहीं होगा, बराबर नहीं। तुम सोचो हायर पावर हमेशा a के बराबर जाएगा, लेकिन लोअर पावर नहीं होगा। अगर ए इन्वर्टिबल हो गया तो यहाँ पे ए क्यू बराबर आई आ जाएगी। अगर ए इन्वर्टिबल है दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू बराबर आई, तो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सो अगर ए, अच्छा अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो जैसे ए स्क्वायर इक्वल है ए के, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दूं तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट ए, इसको आप लेफ्ट साइड बुला लो। सो डिटर्मिनेंट ए कॉमन लोगे, डिटर्मिनेंट ए माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट या तो 0 है या डिटर्मिनेंट कितना है 1 है, यही ना। सो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो 0 या 1 होगा। तो अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 0 होगा या 1 होगा, ये चीज़ है ना। सो ये जैसा थ्योरम बना सकते हो आप यहाँ पे कि लाइक कि इफ A is idempotent matrix then determinant of A जो होगा is either 0 और 1, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूं यहाँ कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर नहीं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया या 1 आ गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आइडेंटिपेंडेंट हो जाएगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है, वन वे स्टेटमेंट है ये कि अगर ऐसा है तो वो होगा, है ना। चैट में क्या लिखा है भाई, तो 2025 में कट ऑफ सेम रहेगा। कट ऑफ सेम कैसे रहेगा भाई, पेपर पे डिपेंड करेगा ना, पेपर कितना आसान मुश्किल आता है तो उस पर डिपेंड करेगा, सेम कैसे रहेगा। पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कट ऑफ क्या होगा। सो पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कट ऑफ तुम अपना मेहनत करो, बेस्ट दो, पेपर आसान आएगा तब भी तुम्हारे उतने ही रैंक आएंगे, पेपर डिफिकल्ट आएगा तब भी तुम्हारे उतने ही रैंक आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पेपर आसान आया तुम एकदम 100 में 100 ले आओगे, दुनिया बेवकूफ़ है 0 ले आएगी। और पेपर डिफिकल्ट आ गया तुम 0 ले आओगे, दुनिया 100 ले आएगी, ऐसा तो है नहीं। तो अपने तैयारी पे फोकस करो, ये सब फोकस मत करो कितना कट ऑफ जाएगा क्या होगा। अच्छे से तैयारी करो और तैयारी पे फोकस करना, बेस्ट परफॉर्मेंस दो। पेपर आसान आए चाहे डिफिकल्ट आए, अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है तो फर्स्ट रैंक तब भी तुम्हारा आएगा, चाहे पेपर आसान हो या डिफिकल्ट हो, है ना। ये चीज़ें जैसे अभी मैं कल ही एग्जाम्पल दे रहा था एक बच्चों का कि जैम 2023 का जिसका फर्स्ट रैंक था उसके 59 मार्क्स थे, और जैम 2024 में जिसका फर्स्ट रैंक है उसका 93 मार्क्स है। तो क्या 2023 वाला सारा बच्चा बेवकूफ़ था और 24 में सब होशियार हो गया? 24 का पेपर बहुत आसान आ गया। वही बच्चा जो 23 में जिसका फर्स्ट रैंक था
वही बच्चा 24 का एग्जाम देता था, यहाँ भी उसका फर्स्ट रैंक आ सकता था, या फर्स्ट रैंक नहीं भी आता टॉप 10 में तो आता ही वो, ये चीज़ है। तो उसके भी 90s में मार्क्स जाता, जिसके 59 2023 में आए वही बच्चा यहाँ भी 90 ले आता। तो जब पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो जिस बच्चे का वहाँ फर्स्ट डिफिकल्ट पेपर में रैंक जो आ रहा है वही आसान पेपर में भी आएगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर डिफिकल्ट आ गया तो हम नहीं कर पाए, डिफिकल्ट आया तो कोई नहीं कर पाया, तो जो बेस्ट कर पाएगा उसका रैंक आएगा। पेपर आसान आया सब अच्छा करेगा, तो इस सब टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ क्या आ जाएगा क्या होगा, तुम अपना तैयारी करो, बेस्ट दो। 3-4 हज़ार बच्चा एग्जाम देता है, उसमें जो बेस्ट कैंडिडेट है उसके बेस्ट रैंक आएंगे, जो सबसे खराब कैंडिडेट सबसे खराब रैंक आएंगे। चाहे वो बच्चा मतलब पेपर चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारा है कि मेहनत अच्छे से करो, सब रिलेटिव चीज़ें हैं, दुनिया के कंपटीशन में तुम कितने प्रिपेयर्ड हो उसके हिसाब से रैंक आएगी, ये है। तो ए इज आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट एज होगा 0 या 1 होगा, है ना। इस उम्मीद के साथ तैयारी करो कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तैयारी करते रहो, बहुत सारे ऑप्शन है, IITs NITs ट्रिपल ITs, नहीं तो उसके बाद DU BHU CMI ISI, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो ठीक है, तो ये थ्योरम हो गया। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो जरूरी नहीं वो आइडेम्पोर्टेंट होगी, डिटर्मिनेंट 1 है तो जरूरी नहीं वो आइडेम्पोर्टेंट होगी। आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट 0 या 1 होगी, सब वन वे स्टेटमेंट है। और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, आइगन वैल्यू चूंकि हमने पढ़ा नहीं है तो आइगन वैल्यू को भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये हो गया आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस लिखना चाहो तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। इसको और प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेस जो होगा वो रैंक के इक्वल होगा। रैंक को चूंकि मैंने डिस्कस नहीं किया अभी, तो ये देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन लिख लो, मैं ट्राई करता हूँ ना। लिखो, अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ तो मैं इसी पे कि मान लो ऐसा है, लेट ए बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 का मतलब 2x2, हैविंग ईच एंट्रीज 0 और 1, ठीक है। देन नहीं, तो मुझे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी निकालनी, तो मैं बोल रहा हूँ ए बी अ मैट्रिक्स। सो ऐसा है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स having each entry 0 1, then the probability that it is idempotent matrix is। क्वेश्चन समझ आया कि हमने कहा एक 2x2 की मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट होंगे, ईच एलिमेंट या तो 0 है या 1 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक मैट्रिक्स जो तुम सेलेक्ट करोगे उसमें से वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, बताओ, है ना। ए पहले टोटल एलिमेंट निकालो सैंपल स्पेस, फिर देखो आइडेम्पोटेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी, इसका निकालो जरा, ट्राई करो इसको जब तक मैं और क्वेश्चन देखता हूँ।
सो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स and then मैं चार ऑप्शन बनाऊं, अगले पेज पे लिखता हूँ, इसको तुम सॉल्व करो, मैं अगले पेज पे क्वेश्चन लिखता हूँ। तो यहाँ पूछूं आपसे कि एंड आई माइनस यहाँ पे मान लो सी टाइम ए इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट, then all possible values of C is R। क्या होगा बताओ? क्वेश्चन ये है ए आइडेम्पोटेंट है और आइडेंटिटी माइनस सी टाइम आई भी आइडेम्पोटेंट है बता रखा है, तो आप बताओ कि सी की वैल्यू क्या होगी ऐसा। सो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी ई। सी ऐसा क्या होगा ताकि ए माइनस आई माइनस सी ए भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाए। सर सी कोई स्केलर है क्या यहाँ पर? हाँ सी कांस्टेंट है, सी स्केलर है, कांस्टेंट है। तो पानी दे दीजिए, है बराबर। चार रैंक तो जैम पे नहीं हुआ, उसका सीयूईटी से हुआ है। बीएचयू डीयू में सीयूईटी से होता है। हाँ सीयूईटी का मार्क्स पूछना पड़ेगा उससे। यही है, सेम ही लड़का है हाँ। तो उसको या तो फोटो है ना उसका, हाँ तो लगा सकते हैं, लेकिन उसका नंबर पूछना पड़ेगा। नंबर पूछ लेते कितना मार्क्स आया, उसमें मार्क्स लिखा है। सर पहले का 1/4 होगा क्या? हाँ आंसर तो पता नहीं, बताओ तुम लोग। ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बनाए हैं, अब आंसर देखेंगे क्या आता है। बाकी लोग बताइए जिन लोग निकाल पा रहे हैं। और दूसरा भी है, सी कांस्टेंट है यहाँ पे, आई माइनस सी ए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज कांस्टेंट, जहाँ पे सी जो है कांस्टेंट है। तो ये लिखा ना, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ देन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी इज आर। क्या क्या वैल्यूज हैं? कितना टाइम लगेगा?
इक्वल टू 1 होगा, सी इज इक्वल टू 1। ओके, बाकी लोग क्या 1 होगा, सिर्फ 1 होगा या -1 भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है? सर 1 और 0 हाँ, ओनली 1। और 0 0 0 अच्छा, 0 ही पॉसिबल है ना? Zero. हाँ, Zero and one. 0 एंड 1, ओके। तो यहाँ पे 0 भी एक पॉसिबिलिटी है ना? मान लो 2 भी कर देता हूँ ऑप्शन में। तो एक तो 1 पॉसिबल है और 0 पॉसिबल है। चेक कर लो बाकी लोग। सर ए मतलब एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है क्या? ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो कुछ भी हो सकता है ऐसे तो। लेकिन अच्छा, वो अगर नॉन जीरो होना चाहिए तभी तो, वरना हाँ नॉन जीरो लिखना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर पूरा आर आ जाएगा। अगर ए को जीरो लेंगे तो कांस्टेंट कुछ भी ले लो फिर, है ना? इसमें देखता हूँ क्या है क्वेश्चन यहाँ पे है। सो हाँ, ए बी एन क्रॉस एन नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ नॉन जीरो ऐड करना पड़ेगा। सो इसको नॉन जीरो कर देता हूँ, क्योंकि जीरो होगा फिर तो ए जीरो रख देंगे तो सी कुछ भी ले लो, पूरा आर आ जाएगा। सो ए बी एन क्रॉस एन, तो एन क्रॉस एन तो होगा ही। ए बी अ नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सही कहा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो ए कोई नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और आई माइनस सी ए भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो क्या होगा, तो 1 या 0 होगा। ये कर पाएंगे सब लोग, इजी है ना? तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा जो सेकंड वाला है, तो उसमें तो आसान है। सेकंड वाले में क्या था कि सिंपली मुझे गिवन है ए स्क्वायर ए है, एंड ये भी गिवन है ए माइनस सी टाइम कॉन्स्टेंट टाइम ए, इसका स्क्वायर भी ए माइनस सी ए के ही इक्वल है। ये मतलब है ना कि आइडेम्पोटेंट है तो स्क्वायर खुद के इक्वल है। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखो, सी निकल आएगा, है ना? एक मतलब ए माइनस, क्या लिख दिया, आई माइनस था ना, आई माइनस, ये आई है, ठीक है ना? आई माइनस सी ए करेक्ट है, एक बार चेक कर लेना। तो ए स्क्वायर ए आई माइनस सी ए। अब सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को, तो इसको तो आई की वजह से है ना, तो वैसे ये तो आई माइनस सी ए टाइम्स आई माइनस सी ए है, और ये है आई माइनस सी ए। बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो आई इंटू आई करोगे, आई आ जाएगा आई, तो ये सी ए हो जाएगा, सी ए इंटू आई माइनस सी ए, और यहाँ से करोगे प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए ही हो जाएगा। चेक कर लो, है ना? तो आई आई कैंसिल कर सकते हो तुम, तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर ए माइनस 2c टाइम ए, यही ना? और उधर से बुला लोगे तो प्लस, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ गया। डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर, आई आई कैंसिल, सी ए, सो ये आई को इससे कैंसिल कर सकते हो, माइनस सी ए को यहाँ से काट दो, तो बचा सी स्क्वायर माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, है ना? और ए अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो ये तो कांस्टेंट बाहर है ना, सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए बराबर 0। अब ए चूंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स इसलिए होना था, वरना अगर यही ए ही 0 हो गया तो ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे सी इंटू सी माइनस 1 टाइम्स ए बराबर 0। अब ए तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट कोई जीरो होना पड़ेगा, तभी तो हो सकता है। तो इसका मतलब है सी इंटू सी माइनस 1 को जीरो होना पड़ेगा। तो सी या तो जीरो हो सकता है या सी 1 हो सकता है। चेक कर लो एक बारी, ठीक है? सॉरी, लिखने में ना गलती हो जाती है। सी बराबर 0 या 1, ठीक है? तो सी इज 0 और 1, तो ये ठीक है, आप लोगों ने सही बताया। अब ये रह गया, इसका बताओ कि ए कोई 2x2 की मैट्रिक्स एंट्रीज या तो 0 या 1 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी? सर 1/4 होगा। 1/4 होगा, श्योर? बाकी हाँ, 1/5, ओके। और कुछ? 1/8 1/8, 1/8 और
तो इसमें सिंपल है, 16 मैट्रिक्स टोटल बनेंगे। अब देख लो कौन सा आइडेम्पोटेंट होगा। तो जनरल भी देख सकते हो तुम कि एक ऐसा करो 2x2 का तुम ऐसा बना लो कि ए मान लो अभी के लिए ये है ABCD, और हमने कहा कि ABCD ईच एंट्री या तो 0 या 1 है, तो किसी का स्क्वायर तो वही हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर कहीं आए तो उसी को सेम लिख सकते हो ना। क्योंकि ये बोला हमने आइडेम्पोटेंट है, तो हमें बता रखा है ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो इससे इक्वेशन नहीं निकल के आ जाएगी, उससे भी काम हो जाएगा। उससे फेवर ऐसे टोटल ढूंढोगे तो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू की पावर 4, तो टोटल 16 मैट्रिक्स है सैंपल स्पेस में। अब मुझे ढूंढना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट। इवेंट क्या है हमारा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होना, यही इवेंट है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कितने होंगे, काउंट करो इन 16 में से कितने आइडेम्पोटेंट होंगे। सर इसका डिटर्मिनेंट 0 या 1, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 और 1 लेके केस देख नहीं सकते। करिए बताइए क्या आएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट 0 या 1 होना गारंटी देगा आइडेम्पोटेंट है। हमने कहा था आइडेम्पोटेंट है तो डिटर्मिनेंट 0 1 होगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 या 1 आ गया तो जरूरी है आइडेम्पोटेंट होगा। ठीक कीजिए, ए स्क्वायर ए आएगा, जरूरी है। ऐसा मैट्रिक्स भी मिल जाएगा जहाँ पे डिटर्मिनेंट है ना, हो सकता है कि जीरो या 1 हो, आइडेंटिटी ना हो, ऐसा एग्जांपल मिल सकता है। देख लीजिए यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे ए को ए से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ABCD। देखो ये जनरल अप्रोच लगा रहा हूँ मैं, दूसरा ऑप्शन भी था कि आप ऐसे मैट्रिक्स बना कर देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटी है जब ए स्क्वायर ए होगी। तो मैं अभी जनरल सॉल्व कर देता हूँ, यही ना। तो यहाँ से क्या होना है, अच्छा हमें बता रखा है कि जो ABCD है या तो 0 है या 1 है ना। ये चारों नंबर या तो 0 है या 1 है, तो ये तो ऐसा लिख लो, दे बिलोंग टू 0 1। तो स्क्वायर इसका करेंगे सेम ही आएगा। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, सो मल्टीप्लाई करोगे सो ए स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी सी, सॉरी। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस बी डी, और यहाँ से आ जाएगा ए सी प्लस सी डी। तो सी यहाँ कॉमन ले सकते हो, बी यहाँ कॉमन ले सकते हो, यहाँ आ जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे सेम ही आएगा ना। तो ये मैट्रिक्स अभी तुम्हारे पास इक्वल है ए बी सी डी के, और चूंकि ये 0 या 1 है तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स होगी इसको तुम रीराइट करके ऐसा लिख सकते हो, इसको और ठीक से लिखोगे तो ए स्क्वायर तो ए ही हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ए स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ए या तो 0 या 1 है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ए स्क्वायर तो यहाँ ए के ही इक्वल होगा। तो इसको लिख लो ए प्लस बी सी, यहाँ बी कॉमन ले सकते हो तो ए प्लस डी, यहाँ सी कॉमन ले लोगे सो ए प्लस डी, और यहाँ पे बी सी प्लस डी स्क्वायर, सो बी सी प्लस डी हो गया। और इसको आपने इक्वल कर दिया ए बी सी डी के। तो यहाँ से क्या क्या इक्वेशन निकल के आई, देखो कंपेयर कर लो। सो आप इसको इक्वल करोगे इसके साथ, तो यहाँ से आया बी सी इज इक्वल टू 0, यही आएगा ना। एंड होगा क्योंकि ना हमें दोनों को इक्वल करना है, तो और नहीं है। इक्वेशन जब लिखते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो कोई भी एक 0 हो जाए तो और लिखते हैं वहाँ पे, यहाँ पे एंड होगा। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन। तो दिस इज इक्वल टू दिस, फिर आएगा दूसरे सॉल्व करेंगे आप, तो b 0 या 1 है, ओके, तो उसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ एडिशन में था तो कैंसिल कर दिया, इसमें कैंसिल नहीं करेंगे। सो b इंटू ए प्लस डी बराबर b, दूसरा इक्वेशन है। एंड तीसरा इक्वेशन बनेगा c इंटू ए प्लस डी बराबर c हो जाए, और चौथा है बी सी बराबर 0, वही निकल के आ गया। अब देखो ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम हैं जो इन चारों को सेटिस्फाई करेगी, सोचो। तो तुम्हारे पास टोटल कितने पेयर, तुम चाहो तो सारे आउटकम निकाल के चेक कर सकते हो कि कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बताओ भाई। तो देखो इतना दिमाग लगाने से बेटर तुम सारे आउटकम में लिख सकते हो, 0 0 0 0, मैं ऐसे लिख देता हूँ तुम्हें, 0 0 1 0 0 0 0 1 और 0 0 1 1, ऐसे हो गया। ऐसे करके कितने आउटकम आ जाएंगे टोटल,
तुम ये ऐसे भी चेक कर सकते थे, बस थोड़े से ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया, मतलब लेंदी हो गया ना। तो यहाँ से अगर दूसरा लिखोगे, जैसे 0100 0110 0101, फिर आ जाएगा 0111 ऐसे, फिर ऐसे ही और लिख लो। तो टोटल 16 का 16 में आउटकम लिख लेता हूँ ताकि तुम चेक कर लो कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा कौन सा नहीं, तो बस उसमें टिक कर लो यस नो। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या क्या लिख दिया, 0001 1000 1010, फिर 1001 1011, फिर लास्ट बन गया 1100 1101 1110 1111 और 1। अब तुम ये देखो, ये चार जो मैंने लिखे ए बी सी डी के ऑर्डर्ड, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड, ये 4 टपल है एक्चुअली। तो पेयर नहीं है ना, पेयर 2 होते हैं, ट्रिपलेट 3 होते हैं, ये 4 टपल है। अब जो कौन कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो पहला तो जीरो मैट्रिक्स है, तो ये ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर सारी वैल्यू जीरो हो गई तो पूरी इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, तो ये ओके है, ये वाला ओके होगा। बस पुट कर तुम्हें देखना है ए बी सी डी ऐसा है, यहाँ बी जीरो है, चेक करो ये भी ओके होगा। बी और सी दोनों वन नहीं हो सकते। बी और सी दोनों वन नहीं हो सकते, अगर बी और सी दोनों वन हो गया तो हो तो जाएगा, अगर ए डी में से कोई एक जीरो हो जाए तो हो नहीं जाएगा। तो ऊपर वाली नहीं हो पाएगी सर। अच्छा वहां पे, तो इसके कंडीशन में ये है कि आइदर बी जीरो और सी जीरो, हाँ, क्योंकि यहाँ भी यही, तो इसको लिखने का कोई मतलब, ये पहले ही आ चुका है तो इसको हटा देते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा बी इंटू सी जीरो, या तो बी जीरो या सी जीरो, नंबर है बी सी इसीलिए मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। हाँ तो ये भी सही है, बी सी दोनों वन नहीं हो सकता, तो दोनों बी सी वन वाले आउट कर दो, है ना, जहाँ बी सी वन है, जैसे ये वाला आउट हो जाएगा। अच्छा ये एक मिनट, ये 1111 वाला सेटिस्फाई करेगा, ये भी नहीं करेगा ना। सो ये बी सी वन वाले आउट हो जाएंगे, जहाँ पे बी सी दोनों की वैल्यू वन है वो सब आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ओके है देखो, और a प्लस डी अगर 11 हो गया, दूसरे से क्या निकल के आएगा, क्या देख लिया। हाँ हाँ कोई दिक्कत है, आप सॉल्व करके आंसर निकालिए, ये मेन चीज़ है कि आंसर निकाल पाना। ठीक है क्वेश्चन हर तरह के होते हैं, लेकिन मैंने आंसर आप निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, वो तो लेंदी शॉर्ट बाद में देखेंगे, पहले तो क्वेश्चन आंसर निकाल पाओ आप है ना। क्योंकि जो ये, चलो ये तो आसान क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम ऐसे हैं तो भले बताया मैंने आपको, वर्षों लग जाते हैं सॉल्व करने, ये तो चलो 10 15 20 मिनट में हो जाएगा। तो बताओ भाई, बाकी चेक कर लो एक बारी, ये ओके है ना, ये सेटिस्फाई करेगा। इसका चेक करो, ये यहाँ पे सी की वैल्यू वन है, तो सी वन है, बी जीरो है, तो ये ओके हो जाएगा। सी वन है तो सी वन है, तो ए प्लस डी जीरो, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंडीशन फेल हो जाएगा। मतलब तुम्हें समझ आया क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ये जो 16 आउटकम्स हैं आपको चेक करने हैं कि कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इन कंडीशंस को, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कि ए और डी यहाँ पे जीरो है, तो ए डी जीरो है लेकिन सी वन है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, तो ये आउट हो जाएगा। यहाँ आपका ए सी वन है, तो ए और सी वन है, ठीक है ना, हाँ। बाकी ठीक है, तो ये मतलब ओके है, चेक कर लेना एक बारी, यहाँ डी एक्चुअली वन है, डी वन है, ठीक है ना, डी वन सेटिस्फाई करेगा वहाँ से, क्योंकि बी तो जीरो ही है, सी जीरो ही है, तो ये ओके है। फिर यहाँ पे ऐसे ही चेक कर लो, ए डी वन है एक्चुअली, तो 112 हो गया, लेकिन बी ज़ीरो है, सी ज़ीरो है, तो ये ओके हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी डी 11 है, सी और डी 11 है, ठीक है ना, तो ये भी ओके है। सर वहाँ पर आपने लिखा है बी सी इक्वल्स टू जीरो, तो बी इक्वल्स टू जीरो और सी इक्वल्स टू जीरो, कोई एक जीरो होगा, हाँ। सर वहाँ ऐसा
ऐसा भी तो हो सकता है, कोई एक जीरो और दूसरा एक वन हो, हाँ हाँ एक वन और दूसरा। हाँ, तो और लिखा है ना, ये तो लिखा है और B0 और C0, हाँ आप सही कह रहे हैं, और है ना, कोई भी एक जीरो होगा। तो ये तो कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये ना, यहाँ C0 नहीं है, B0 है, तो ओके है ना, ये चीज़ है। तो वैसे ही यहाँ पे चेक कर लो, ये तीन इक्वेशंस हैं, वो देखना है कौन कौन सा पेयर हो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये सिंपल तुम्हें चेक करना है, तो इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ A B, बस यहाँ B0 है, तो B0 है, C1 है, तो AD1 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि A+D यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर 1 नहीं हो सकता। सो AD अगर 1 1 है तो प्रॉब्लम होगा, है ना, लेकिन C नॉन जीरो है, तो ये अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा। यहाँ B1 है, बाकी 0 है, तो ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि B1 है ना, तो B1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ A+D 0 हो गया, तो इस तरह से है। बाकी चेक कर लो, अब ये 1 1 AB दोनों 1 1 है, तो 1 बराबर 1, D0 है ना। A+D को एक्चुअली, हाँ AD को 0 1 होना पड़ेगा, ये ओके है। ABCD, A+D 2 है और C, तो ये आउट हो जाएगा। और बचा क्या, अब ये बचा बस चेक करना, तो 0 1 0 1, तो ये B और D1 है, B और D1 है आपका। तो B1 है, D1 है, तो वो क्या है, C0 है ही, D1 है, C0 है, तो ये ओके है। अब देख लो कितने जो हमने टिक किए, इसका मतलब वो फेवरेबल आउटकम है। तो ये मैट्रिसेस लिखे हमने, टोटल 16 मैट्रिक्स लिख दिया। अब देख रहा हूँ कौन कौन सा फेवरेबल है, कौन कौन सा फेवरेबल नहीं है, ये चेक कर रहे थे हम। तो इसमें आप देख लीजिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो अब जो टिक लगा है वो फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना। तो आगे आंसर 1/8 आपका आया है। तो फेवरेबल कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कितने में से, 8 out of what? So number of element in E is 8 और number of element in sample space जो था that was 16. So what is probability of E? बताओ भाई, है ना, हाफ ना, तो 1/8 क्यों लिखेंगे। ये ना यहाँ पे टोटल 0 1 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, सैम्पल इसमें 16 आउटकम है ना, तो ईच हैज प्रोबेबिलिटी 1/16, तो ये 8/16 आ गया ना, तो ये 1/2 हो गई। तो इसका आंसर जो है एक्चुअली 1/2 है। तो थोड़ा लेंदी तो था, क्योंकि यहाँ पे है ना, वैसे तुम्हें स्क्वायर करके डिसाइड करना पड़ेगा, या आइगन वैल्यू से तुम कह रहे थे, अगर आइगन वैल्यू से चेक कर लो, ये है, जैसे इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, चेक करो, लेकिन ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है ना। तो इनफैक्ट वहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट 0 या 1 ही आएगी, चेक करो, ऑलमोस्ट सबका ऐसा ही होगा। लेकिन स्टिल दे आर, तो यहाँ पे देखना है कौन कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें A² इक्वल टू A आ रहा है, ये देखना। तो मैंने 16 के 16 मैट्रिक्स बना दिए, बस ऐसे एलिमेंट लिखा है, ABCD इस फॉर्म में लिखा है मैंने ट्रिपल में, ये ABCD यही एलिमेंट्स हैं, बस उसको ऐसे लिखा है। अब चेक किया कौन कौन सा इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर मान लो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो हालांकि लेंदी है, तो या तो तुम स्किप कर सकते हो, या ट्राई करोगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अभी तो मुझे यही समझ आ रहा है, और भी तरीके हो सकते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर से भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए यही ठीक है ना। तो मेनली आंसर निकाल पाओ अभी, तो ये है कि अप्रोच ठीक हो, बाकी ये तो आप लोगों ने सही बताए हैं। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कुछ वो है, एक दो और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना, एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अंडर विच ऑफ द कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, या मैं इतना ना लिख के मैं सीधा लिखूं कि A is idempotent matrix if, अब ये 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन कौन सा सही है, ABCD। तो पहला है कि AB is equal to A
एंड बी ए इज इक्वल टू बी। दूसरा है I माइनस ए इज आइडेम्पोटेंट। ठीक। तीसरा है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए। और चौथा है बताइए क्वेश्चन है मेरा, समझ आया क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन तीन तरह के फ्रेम होते हैं। एक होता है कि कुछ दिया है पूछता है देन क्या होगा। कुछ में होता है कुछ दिया है पूछता है वो कंडीशन कब होगा, इफ क्या होगा। कई बार देन वाली कंडीशन पूछता है, कई बार इफ वाली कंडीशन पूछता है, कई बार इफ एंड ओनली इफ पूछता है। तो आपको देखना पड़ेगा, और तीनों का अलग अलग मीनिंग है ना। जो बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट वीक है, या जो बच्चा बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करता है ना, जिनको मतलब ठीक ठाक समझ नहीं है चीज़ों का, तो उनको लगता है तीनों सेम है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में इफ पूछा है, या देन पूछा है, या इफ एंड ओनली इफ पूछा है। इसके हिसाब से डिसाइड करना। तो आप ट्राई कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर ए भी करेक्ट है। बाकी लोग बताइए, इनको लग रहा है ए भी करेक्ट है। अपना अपना आंसर सोचो एक बार। एक को लग रहा है ए भी करेक्ट है, एक को लग रहा है सिर्फ बी करेक्ट है ना। मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। सत्यम माई कौन है आपका? हम्म,
हो गया फाइनल सबका? ABC। ABC। देखो अब मान लो जैसे तुम लोग ऐसे सोचो, कोई क्वेश्चन क्लास में करो, मान लो ये एग्जाम में अगर आता तो तुम क्या आंसर लगाते? तो इससे तुम्हें समझ आ जाएगा तुम एग्जाम में कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे। अभी जो प्रिपरेशन है तुम्हारी उस लेवल पे, तुम्हारा एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे, क्या तुम सही करके आओगे, गलत करके आओगे? सही करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अभी नहीं करोगे तुम्हें लगेगा कि भाई सीखने की जरूरत है और तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। ये चीज़ें हैं। तो मान लो ये सब एग्जाम में भी आएगा। अब तुम्हें वहाँ अभी अभी सही नहीं कर पाओगे, तुम्हें सीखने की जरूरत है, और एग्जाम तक भी यही हालत रहा तो एग्जाम में भी दिक्कत होगी। और ये अलग बात, एग्जाम में 100% मार्क्स नहीं लाना होता है, 40 50 60% मार्क्स ले आओगे तो एडमिशन हो जाएगा, ये अच्छे रैंक आ जाएंगे। तो चलो करता हूँ सॉल्व, देखो। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये पूछा है आपसे इसमें कि ए अगर आइडेम्पोटेंट है, सॉरी ए अगर, मतलब कौन सा ऑप्शन इंप्लाई करेगा कि ए आइडेम्पोटेंट है। मतलब यहां से ऐसा पूछना चाह रहा है कि क्या ये इंप्लाई करेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्या ये इंप्लाई करेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्या ये इंप्लाई करेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन है, यहाँ देन नहीं पूछा है, ऐसा गिवन नहीं है आपको कि ए आइडेम्पोटेंट है तो क्या होगा। यहाँ ऐसा पूछ रहा है कि इनमें से क्या ट्रू होगा ताकि ए आइडेम्पोटेंट हो जाए। इफ पूछा है ना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इंप्लाई करेगा कि ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। सो पहला ही देख लो, अगर ए बी ए है और बी ए बी है, समझो ठीक से। सो इसने पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं ए वाला, तो ए बी ए के इक्वल है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो ए बी ए बराबर ए इंटू ए, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड राइट साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हुआ, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, तो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये तो ए स्क्वायर हो गया, अब ये बी ए को मैं साथ लिख दूंगा, और बी ए की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, बी दे रखी है। सो ये ए इंटू बी हो गया ना। अभी एक मिनट, ए बी ए के इक्वल था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे फिर से मैं दोनों तरफ क्या करूं, मुझे समहाउ दिखाना है ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी। हो तो गया सर, ए बी इक्वल टू ए दिया हुआ है। इक्वल टू ए अच्छा ए बी ए है, राइट राइट राइट, हाँ हो गया ना काम, हाँ ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, सही कह रहे हैं। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर, क्योंकि हमने इसको भी यूज किया ना, यहाँ पे बी ए को मैंने बी रखा है, तो ये भी कंडीशन यूज हो गया। सो पहला तो ओके है, तो फर्स्ट विल एम्प्लाई। सेकेंड पे आते हैं सर जी। सर अगर इस ऑप्शन में बी ए इज इक्वल टू बी में प्री मल्टीप्लाई कर दे बी इनवर्स से, कर सकते हैं? तब भी हो जाएगा, हाँ इनवर्स से नहीं, यू डोंट नो इट इज इन्वर्टिबल और नॉट। हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, इनवर्स से नहीं कर रहे हैं। इनवर्स से आप मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं व्हेन यू आर श्योर दैट दे आर इन्वर्टिबल, लेकिन ऐसा तो कुछ कहा नहीं इसने। हाँ तो ठीक है, अब बी में देख लेते हैं। अगर आई माइ, हाँ अगर बी का वैल्यू डाल दे पहला वाला जो है ए बी इक्वल्स टू ए में, तो उसमें भी तो हो जाना चाहिए। हाँ हाँ करके देखो, बहुत सारे, मुझे एक तरीका समझ आया, मैंने आगे प्रोसीड किया। तुम अपने तरीके से वही, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम कोई बुक में सॉल्यूशन लिखा है या जो मैं जो लिखता हूँ, ये मत समझो वही एक तरीका है। उसके अलावा 1000 तरीका हो सकता है, जो हो सकता है मुझे नहीं आता हो, बट तुम अपने तरीके से करोगे, तुम नए तरीके से कर सकते हो सकता है वो बेटर हो। सो तुम अपने तरीके से लिख के देखो, वो भी ठीक होगा। ये मैंने एक तरीके से अपने तरीके से लिख दिया, तो इट्स नॉट लाइक कि यही तरीका है एक। तुम दूसरे तरीके जो तुम्हें दिमाग में समझ आ रहा अपने तरीके से करो, यही तुम्हारा जो अपना तरीका है यही एग्जाम में हेल्प करेगा। क्योंकि रट्टा थोड़ी मार सकते हो तुम सॉल्यूशन को, वो तो जो दिमाग में तुम्हारा एक पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है अप्रोच, वैसे ही सॉल्व करोगे चाहे तुम कितने सॉल्यूशन देख लो। लेकिन जो तुम्हारा दिमाग सीखा है वही लगाएगा। तो वो सीखोगे कब, जब तुम खुद सॉल्व करोगे तब जाकर सीखोगे। तो तुम ट्राई करके देखो अपने तरीके से, ये एक तरीका है जो मैंने किया है, यू ट्राई इन अदर वेज, हो सकता है उससे भी हो जाए।
बी देखिए आई माइनस ए आइडेम्पोटेंट कह रखा है, सो आई माइनस ए का स्क्वायर आई माइनस ए के इक्वल है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस 2a, तो आई स्क्वायर तो आई ही आ जाएगा ना, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई माइनस ए को आई माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आई इंटू आई आई ही हो जाएगा, फिर a ये 2a और प्लस में a स्क्वायर, अच्छा प्लस अभी a स्क्वायर रहेगा, मुझे पता नहीं a स्क्वायर a है कि नहीं, मुझे चेक करना है एक्चुअली, मुझे बस इतना दिया है कि i माइनस ए आइडेम्पोटेंट है और यहाँ से इक्वल है i माइनस ए के, सो i और i कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ठीक है सही है ना ये, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे आई माइनस ए को आई माइनस ए यही आएगा, एंड यहाँ से क्या आया तो आई खत्म ए खत्म, तो ये बचा ए स्क्वायर माइनस ए इज 0, यही आएगा ना, आई आई कैंसिल, सो ए स्क्वायर में यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये ओके है, मतलब अगर आई माइनस ए का होल स्क्वायर आई माइनस ए के इक्वल है तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा, यही पूछ रहा है कौन इंप्लाई करेगा, तो ये भी ओके है। सी पे आते हैं, सी कह रहा है कि है ना, अभी तुम लोग अभी जो लोग आंसर बताया लगभग सबका गलत हो रहा होगा, तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों सही आंसर नहीं ढूंढ, MSQ जो 10 क्वेश्चन आते हैं जैम में, गेट में भी 5 क्वेश्चन आई थिंक आते हैं, तो उसमें याद नहीं 5 या 10 है, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, 5 से 10 के बीच में आते हैं, सो वहाँ 5 होगा या 10 होगा, ऐसे बीच का नहीं होगा, तो वहाँ भी MSQ आते हैं, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, गेट में भी आते हैं जैम में भी आते हैं, तो आप वहाँ पे MSQ में क्या है कि ऑल करेक्ट चूज करोगे तभी मार्क्स मिलेगा, मान लो इसमें 3 ऑप्शन ट्रू है, तुमने 2 टिक किए मार्क्स नहीं मिलेगा, 4 टिक कर दी तभी मार्क्स नहीं मिलेगा, ना पार्शियल मार्किंग है ना नेगेटिव मार्किंग है, तो गलत होगा तभी मार्क्स कटेगा नहीं। तो सी देखते हैं, सी वाले में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, अच्छा तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, अगर मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दूं तो क्या होगा, चलो इसमें मैं एक ट्रांसपोज लगा देता हूँ, तो ट्रांसपोज लगाऊंगा तो होगा क्या, ट्रांसपोज अच्छा यही आ जाएगा, कुछ नया आएगा, ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज ए बराबर ए ट्रांसपोज आ जाएगा कि नहीं, देख लो चेक कर लो, हाँ है ना, अगर मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दूँ तो यहाँ ट्रांसपोज रहेगी और यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए हो जाएगी। अब मुझे समहाउ कोशिश करना है ए स्क्वायर ए दिखाने का, जैसे उसमें किया ना वैसे ही सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ ये ए, अच्छा ए और ए ट्रांसपोज यहाँ इक्वल हो गया है, तो ओके तो यहाँ से ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होता है, सिमेट्रिक आ गया, लेकिन मुझे लाना था, मुझे क्या लाना था, मुझे ए स्क्वायर को ए के इक्वल दिखाना, हो तो गया, अभी समझ आ रहा है क्या किया मैंने, LHS हाँ LHS इक्वल कर दिया मैंने, तो RHS इक्वल हो गया, पहले तो मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दिए तो ये बन के आ गया, ट्रांसपोज लगा दिया दोनों तरफ, तो अब ये लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड इक्वल हो गया, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, सो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए ट्रांसपोज, सो ए स्क्वायर बराबर ये किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज, एक मिनट मैंने क्या किया दोनों तरफ कहाँ से मल्टीप्लाई किया, मुझे किस साइड मल्टीप्लाई करना है ताकि ए आ जाए, मैं सोचूंगा उस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा जिधर से ए आ जाए, तो ठीक तो है, ए से मल्टीप्लाई कर दो, सही किया था, तो ए हमें पोस्ट मल्टीप्लाई करना चाहिए, वही बोल रहा हूँ, उस तरफ मैं मल्टीप्लाई करूंगा जहां से मेरा ए आ जाए, ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो बात बराबर ही है, तो हो गया, तो ये भी ट्रू है, ठीक। अब आते हैं डी पे, तो ये भी इंप्लाई कर रहा है ए स्क्वायर ए होगा, अब ए की पावर 10 अगर ए के इक्वल है तो क्या ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कैसे दिखाओगे, अगर मान लो इन्वर्टिबल होता, एक गलत दिखाना है ना, तो मान लो इन्वर्टिबल है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें ए की पावर क्वेश्चन में हम ट्रांसपोज किसी भी क्वेश्चन में दोनों साइड लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स भी दोनों साइड लगा सकते हैं। नहीं इन्वर्स लगाएंगे जब आपको बताओ इन्वर्टिबल है, ट्रांसपोज लगाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इन्वर्स लगाने के लिए कंडीशन है कि वो इन्वर्टिबल होने चाहिए। ठीक है, तो ABC इसमें करेक्ट है, ठीक है ना, तो बाकी लोग देख लो इनका गलत हो रहा है, तो एग्जाम में भी इस तरह से गलती होगी तो आपको सुधारना है उसको कि क्यों गलत हो रहा है, तो उस पर काम करोगे, क्वेश्चन और सॉल्व करोगे तब एग्जाम में सही होगा। एनीवे अगले पे आते हैं, तो अगला क्या था टाइप, तो अभी हमने डेफिनेशन जस्ट मैंने लिखा था, अभी मैंने बस ये लिखा है आइडेम्पोटेंट होता क्या है, इस पे मैंने 1-2 रिजल्ट लिखे, बाकी क्वेश्चंस दिखा रहा था वो सॉल्व करके, आइए इसको ट्राई करते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, जब अगर इन्वर्टिबल है तो दोनों साइड हम इनवर्स लगा सकते हैं। जी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकाल पाएंगे, लगा पाएंगे, इस तरह से है। सो अगला है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या होगा नीलपोटेंट, प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, मतलब
नहीं ऐसे कोई, बस ये डिफाइंड होने चाहिए। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब वो देखना पड़ेगा किस साइड से मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, वरना कोई प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में कोई यहाँ पे फर्क नहीं है ना। वो आप पोस्ट दोनों से आंसर वही आता, वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था देखो, क्योंकि अगर मैं उस साइड भी करता तो ट्रांसपोज आता, ट्रांसपोज तो एक ही इक्वल है। अब यहाँ प्री पोस्ट कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आना है। अगर मैं इस साइड भी करता तो ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल था, ये तो सेम ही है ना, दोनों ए इक्वल ही है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, नहीं हमें देखना है कि यूज क्या होगा। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ए ट्रांसपोज ए है, यहाँ भी ए ट्रांसपोज ए ही है, तो मुझे तो इसको यूज करना है। तो हमें देखना है कि क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, जैसे इस साइड में मान लीजिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ ए को, प्री करता हूँ, तो ए ट्रांसपोज तो मुझे पता ही नहीं क्या है, तो हमें तो जो गिवन है उसको यूज करना है, इसलिए हमने पोस्ट किया, सो दैट हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, तो इसीलिए ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ एक साइड ही कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे साइड में मुझे पता ही नहीं होगा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, उसको फिर डिराइव करना पड़ेगा उसके लिए। इससे क्या ही दिक्कत था, इतना क्यों किया हमने, हमें पता है ए ट्रांसपोज ए हो गया, तो ये पोस्ट प्री के चक्कर में क्यों पढ़ना है। देखो हमें पता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया, तो ए ट्रांसपोज को ए रख दो, ठीक है ना, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल ऑलरेडी है, तो यहाँ से नहीं आ गया ए स्क्वायर बराबर ए, ये और ये यूज कर लो, क्यों उसके चक्कर में पढ़ना है। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो हो गया ए स्क्वायर बराबर ए, प्री पोस्ट के चक्कर छोड़ो। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा बताओ, कोई डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, डेफिनेशन क्या है। Sir, a k is a to the power k is equal to 0, but a to the power k minus 1 not equal to 0. ओके तो आप बता रहे हैं इंडेक्स के का, तो सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज nilpotent matrix if and only if there exists a an n belongs to natural number such that a की पावर n इज इक्वल टू 0। ये है, चाहे n कोई भी एक नेचुरल नंबर मिल जाए, जहां a की पावर n अगर 0 हो गया, नहीं वो तो फिर नॉन जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे तब होगा। अगर हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ लिखा हुआ है दिखाइए मुझे कहीं पे, कहाँ लिखा, कोई फोटो भेजिए मुझे किसी बुक का या जहाँ ऐसा लिखा हुआ हो। ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा अगर एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए जहां ए की पावर n 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो जीरो मैट्रिक्स ऑब्वियसली नीलपोटेंट है इंडेक्स 1 का, तो इसमें होता है कि जो लिस्ट वैल्यू ऑफ n होगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू 0, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट a की पावर n 0 इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ a, है ना, इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए, है ना, ये चीजें हैं। तो इंडेक्स जैसे आप कह रहे थे ना कि a की पावर n 0 होगा, a की पावर n माइनस 1 0 नहीं होगा, तो आप कह रहे हैं इंडेक्स n का मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं आप। किसी को डाउट है इसमें, देखो अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ एग्जाम्पल बताओ इसके, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो। एक तो सबसे आसान एग्जाम्पल है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो जीरो मैट्रिक्स इंडेक्स 1 का, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी मैं लिख रहा हूँ जीरो तो अभी स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर लेंगे हम, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 0 0 0 1, आई थिंक इसका आएगा ना जीरो स्क्वायर करने पे, देखिए तो ये इंडेक्स 1 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इंडेक्स 2 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और बताइए कुछ एग्जांपल्स। ये एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ये 4x4 का है जो इंडेक्स 3 का होगा, कहने का मतलब ये है, तो इसमें जीरो खुद जीरो मैट्रिक्स है, इंडेक्स 1 का है, ये मान लो a है एग्जांपल के लिए, तो a स्क्वायर यहाँ 0 होगा, मान लो इसका नाम मैं b रख देता हूँ,
और ये B 4x4 का है, लेट से 0 2 1 6 0 0 1 2 और यहाँ है 0 0 0 3 0 0 0 0। सो इस मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एक मैट्रिक्स है इसमें क्या होगा, b की पावर स्क्वायर 0 नहीं होगा, इनफैक्ट b भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन b की पावर 3 0 हो जाएगी। तो ये इंडेक्स 3 का, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स 3 है। ये b a खुद नॉन जीरो था, a वाज नॉन जीरो मैट्रिक्स बट a स्क्वायर 0 है, सो a हो गया इंडेक्स 1 का निलपोटेंट मैट्रिक्स। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। इंडेक्स के साथ आप पावर भी वो ऑर्डर भी बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ इंडेक्स के साथ ऑर्डर भी आप बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो जरूरी थोड़ी है इंडेक्स के बाद बाहर, नहीं वो तो कोई, ये तो 4x4 का है, तो वो तो वैसा वहां भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पावर बढ़ा रहे, वो तो एक एग्जांपल है, आप बना के देखो और एग्जांपल मिल जाएगा आपको। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, मान लो C मैट्रिक्स है, ये हमारे पास C है 5 -3 2 15 -9 और 6 और यहाँ पे आ गया 10 -6 और 4। तो यहाँ देखो अब C तो नॉन जीरो है लेकिन C स्क्वायर 0 आ जाएगा, ये 3x3 का मैट्रिक्स है लेकिन C स्क्वायर इसका 0 है, तो ऐसा कुछ भी बनाया 4x4 का ही मैट्रिक्स मिल जाएगा जहाँ उसका स्क्वायर 0 होगा। सर इसके जो हम्म, जैसे b3 0 हो गया तो फिर सारे आगे के 0 हो जाएंगे। यस यस, अगर जैसे मान लीजिए a की पावर n 0 है तो n के आगे के सारे पावर 0 हो जाएंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। सो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो अगर ऐसा हुआ इफ a की पावर n अगर 0 है, सो देन a की पावर n प्लस m भी 0 होगा फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मतलब है n कोई फिक्स नंबर था, n मान लो 10 हो गया तो 10 के आगे के सारे पावर 0 ही होंगे, क्योंकि 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लो a स्क्वायर 0 है तो आगे के सारे पावर 0 ही होंगे, a क्यूब a4 a5 सब 0 मैट्रिक्स आएगा। और अगर बात करो इसके डिटर्मिनेंट की, आप डिटर्मिनेंट लगा लो, 0 हो गया, सो डिटर्मिनेंट a बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है कि एक थ्योरम आप बना सकते हैं कि अगर a निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा, फिर से कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो इफ a इज निलपोटेंट मैट्रिक्स देन जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा वो 0 होगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, डिटर्मिनेंट 0 डज नॉट गारंटी इट इज निलपोटेंट, ठीक है, क्योंकि आइडेम्पोटेंट का भी डिटर्मिनेंट 0 हो रहा था। सर जैसे आपने वो पीछे लिखा b3 0 जी तो सर मतलब b4 0 आप ऐसे कह रहे हो कि b3 into b, यस यस करेक्ट, दोनों तरफ b से हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो सर अगर हम इसे ऐसे तोड़े b स्क्वायर into b स्क्वायर वो भी 0 हो जाएगा, b स्क्वायर का नो नो नो, आपको आइडिया नहीं है, अगर a स्क्वायर 0 है सो इट डज नॉट गारंटी कि a 0 होगा, a इंटू बी 0 है डज नॉट गारंटी कि a भी दोनों 0 होगा। टू नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलेंगे जहां प्रोडक्ट 0 हो सकता है। हाँ आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इफ आई राइट b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज 0, हाँ हाँ तो सर मतलब ये भी रिजल्ट 0 में ही देंगे, हाँ तो टोटल b4 0 है। वही कह रहा हूँ b4 0 है, सो b4 0 होना गारंटी नहीं देगा कि b क्यूब 0 है या b स्क्वायर 0 या b 0 है, वन वे, यही तो समझ। सर आप बताए थे कि a भी 0 है तो इसका मतलब नहीं है कि a 0 है हाँ, b 0 है। अगर a इंटू बी मैट्रिक्स 0 है, दैट नॉट गारंटी कि दोनों 0 होगा, देयर में इज टू नॉन जीरो मैट्रिक्स जिसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो दिस डज नॉट गारंटी कि बी स्क्वायर 0 होगा। तो ये वन वे रिजल्ट है, यही आपको समझना है, कौन सा वन वे कौन सा। भाई बताऊं, जो बच्चे जैसे आप केयरफुली चीजों को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि इफ देन स्टेटमेंट और इफ एंड ओनली स्टेटमेंट अलग चीज है, और इफ देन इफ ये जरूरी नहीं दोनों सेम हो। सो कहने का मतलब ये है कि अगर समथिंग इंप्लाइज, हमने कहा कि बी क्यूब 0 इंप्लाइज b4 0,
बट बिफोर जीरो डज नॉट इम्प्लाई बी क्यू जीरो। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि आप आगे बस जा सकते, पीछे नहीं आ सकते, जस्ट वन वे रिजल्ट है ये सब। जैसे यहीं पे है निलपोटेंट है तो डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट जीरो डज नॉट गारंटी निलपोटेंट। तो ये वन वे स्टेटमेंट है, दीज आर ऑल वन वे स्टेटमेंट। और यही सब एग्जाम में फंसाता है, एग्जाम में ऑप्शन बना देगा ए निलपोटेंट है डिटर्मिनेंट ए जीरो, दूसरा ऑप्शन डिटर्मिनेंट जीरो देन इट इज निलपोटेंट। तो वही कह रहा हूँ जो इसलिए डिवीजन बहुत जरूरी है, तो आपको क्लैरिटी होगी कहाँ ट्रू कहाँ फॉल्स है। एनीवे सो नेक्स्ट जो है डिटर्मिनेंट तो जीरो ही होगा, ट्रेस भी इसका जीरो होगा, है ना, ट्रेस जो है, हाँ तो इसका ट्रेस जो है वो जीरो। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ, ट्रेस एक टर्म है, आपको पता है ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी, ट्रेस का डेफिनेशन तो पता होगा, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ये तो बहुत इजी, इसका यूज करेंगे हम लोग। सो ट्रेस जो होगा इसका, ट्रेस होता है सिंपली कि ए आपके पास कोई ए आई जे है एन क्रॉस एन की, ठीक है ना। सो ए आई जे इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब यहां से जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है ना, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो मतलब ये हो गया दैट इज ट्रेस ए इज समेशन ए आई 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 फ्रॉम 1 to n, मतलब ए 1 प्लस ए 2 अप टू ए एन एन, है ना। तो ये हो जाता है। तो अगर ये थ्योरम है आगे, जैसे डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं तो इसी में थ्योरम लिखेंगे कि जो ट्रेस ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा इज जीरो, वो जीरो होगा। जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं आप वहां देखिए ट्रेस जीरो आया होगा, मतलब डायगोनल, एक मिनट यहाँ ट्रेस तो जीरो नहीं आया, बी वाला सही एग्जाम्पल है, आई थिंक बी वाला सही एग्जाम्पल नहीं है, इसका मतलब बी ए स्क्वायर जीरो, सर बी वाला गलत है, ऊपर में 1 होगा। हाँ वही कह रहा है, ये मैंने गलत एग्जाम्पल लिखा है, इसका मतलब ये ओके होगा, एक बार वेरीफाई करो आप। तो ये गलत एग्जाम्पल था ना, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर ए ही आ जाएगा, आई थिंक 0 1 0 1 था ना। यस सर, यस सर। हाँ यस। सो जो पहले लिखा था मैंने उसमें ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा, तो ये मतलब एग्जाम्पल गलत था, अभी दिख गया ना यहाँ से, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर नीलपोटेंट होगा तो ट्रेस उसका जीरो है, और ट्रेस अगर जीरो नहीं हुआ मतलब नीलपोटेंट नहीं हो सकता, ये चीज़ है। जैसे डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ तो वो नीलपोटेंट नहीं हो सकता, ये चीज़ है। बाकी कुछ और होगा अलग चीज़ है, इसका मैंने कंट्रापोजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट वो क्या कहता है, जैसे मैंने कहा ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो क्या गारंटी दे रहा है, डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो वो गारंटी है कि वो नीलपोटेंट तो नहीं होगा। सेम यहाँ पे है कि अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ट्रेस जीरो होगा, अगर ट्रेस जीरो नहीं है तो गारंटी है कि वो नीलपोटेंट नहीं होगा। तो वही हमने यहाँ देखा अभी, जैसे मुझे कैसे पता चल गया कि ये नीलपोटेंट नहीं होगा, मैं चेक किया 0 1 हो गया, 1 कैसे हो गया, तो इसका मतलब है कि हमने गलत एग्जाम्पल लिखे हैं, ये चीज़ है। मतलब सर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ इन्वर्स, वो कन्वर्स अलग है, कंट्रापोजिटिव बात कर रहे हैं। कंट्रापोजिटिव होता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है। हाँ हाँ यस यस, तो इन सब का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही बात है। तो इसका ना हमने कहा डिटर्मिनेंट जीरो है तो इन्वर्टिबल नहीं है, तो जो नीलपोटेंट मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल, है ना। सो ये है, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। जबकि एक और जैसे आइडेम्पोटेंट यहाँ हम लिख रहे थे, तो आइडेम्पोटेंट में क्या होता है कि इसका जो ट्रेस होता है, यहाँ डिटर्मिनेंट लिखा ना, जैसे अगर मैं यहाँ थ्योरम लिखता कि जो ट्रेस है, तो आगे बढ़ेंगे कि जो ट्रेस ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये जो आएगा इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैंने रैंक मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो जिन लोगों को पता होगा ठीक है, नहीं पता तो आगे डिस्कस करेंगे। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो उसका ट्रेस जो है वो उसके रैंक के इक्वल रहेगा। तो मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स का ट्रेस इक्वल रहेगा, ठीक है ना। सर इसमें दोनों केस हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, नॉन सिंगुलर। हाँ यहाँ पे दोनों पॉसिबल था, डिटरमिनेंट या तो 0 होगा या 1 होगा, तो 1 होगा तो नॉन सिंगुलर है, 0 है तो सिंगुलर है। तो यहाँ हमने देखा था ना, यहाँ लिखा था मैंने आगे कि अगर आइडेम्पोटेंट है तो डिटरमिनेंट 0 या 1 होगा। कहाँ लिखा था, अच्छा यहाँ ना, हाँ ये तो है, अगर हाँ ये है ए स्क्वायर ए है तो डिटर्मिनेंट या तो 0 है या 1 है, ठीक है ना। सो अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट इज 0 और 1, ये चीज़ है। हाँ यहाँ लिख दिया ना थ्योरम, ठीक है। जैसे इसी में मैं ये भी पूछ सकता हूँ आपसे, ये क्वेश्चन लिखा था, अब आइडेम्पोटेंट मैं नीलपोटेंट कर दूँ,
कि बताइए एक कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो आइडेम्पोटेंट वर्ड हटा के आप सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नीलपोटेंट के लिए कि नीलपोटेंट कब होगा, ठीक है ना। सो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि सेम क्वेश्चन आइडेम्पोटेंट को हटा के नीलपोटेंट कर दिया, अब आप सॉल्व करके देखिए क्या होता है, ये चीज़ है। सो वैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रेस तो आपको पता ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे पहला क्वेश्चन वही था, तो वैसे ही आप डिसाइड कर लेंगे ना कि मैं बोल रहा हूँ ए कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, और सेम तरीके से अगर आपसे पूछे कि इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज 0 और 1, तो क्वेश्चन है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो उसको नीलपोटेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे डिसाइड करेंगे आप। तो ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन होगा। देखो ये मैं खुद से बना रहा हूँ, किसी बुक में क्वेश्चन नहीं है, तो हो सकता है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, है ना। ऐसे रैंडमली मैं लिख रहा हूँ, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा। सो दिस यू नीड टू थिंक। देखिए तो क्वेश्चन और लिख देता हूँ, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे तो आगे। सर इसको ट्रेस से कर सकते हैं, मतलब ट्रेस से होगा क्या और कोई और तरीका होगा? नहीं, ट्रेस तो वन वे स्टेटमेंट है कि अगर नीलपोटेंट है तो ट्रेस जीरो होगा। तो ये है कि ट्रेस जीरो नहीं है तो गारंटी है नीलपोटेंट नहीं होगा, तो वहां से एलिमिनेट कर पाओगे तुम, है ना। ये था डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो गारंटी है कि वो नीलपोटेंट नहीं होगा। कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जैसे हम थ्योरम लिखते हैं ना, तो हर थ्योरम में कंट्रापोजिटिव पॉसिबल है ना। हमने कहा ए नीलपोटेंट है, डिटर्मिनेंट जीरो है, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो गारंटी नीलपोटेंट नहीं है, तो उसको कट कर सकते हो। ये है, डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो कुछ भी हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो वो नीलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, जैसे उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये जो लाइन है वो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। तो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ मैंने कहा कि नीलपोटेंट का ट्रेस जीरो होता है, तो नीलपोटेंट है तो ट्रेस जीरो होगा, ट्रेस जीरो नहीं है तो नीलपोटेंट नहीं होगा। तो जैसे वहाँ पे ट्रेस क्या होगा, ए बी सी डी लिख दिया मैंने, तो ए बी सी डी अगर मैंने लिख दिया, यहाँ पे तुम अगर सॉल्व करोगे तो कुछ ऑप्शंस तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे, ए बी सी डी। तो जहाँ ए प्लस डी ट्रेस है, तो अगर ए प्लस डी जीरो नहीं आया तो ये तो गारंटी है कि ए नीलपोटेंट नहीं है, ए इज नॉट नीलपोटेंट, ये तो गारंटी हो जाएगा। अब बाकी केस में चेक करना पड़ेगा, ए प्लस डी जीरो है तो नीलपोटेंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो आपको चेक करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। सो दैट यू नीड टू चेक। आप ट्राई करो इसको अपने तरीके से सॉल्व करके देखो। मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आप वैसे ही ट्राई करना जैसे हमने पीछे किया हुआ है, वैसे ही आप ट्राई करके देखो। कुछ नया क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आप ट्राई कर सको। अरे यार इसका बैटरी गया, तो जैसे मैं अगर कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर n cross n matrix such that AB is equal to BA and A minus B is nilpotent matrix, then ऑप्शन ए है डिटर्मिनेंट A is equal to डिटर्मिनेंट B,
ट्रेस ए इज इक्वल टू ट्रेस बी, ऑप्शन सी है कि रैंक, रैंक आप लोगों को पता नहीं है, रैंक भी लिख सकते हैं हाँ? तो देन मान लो लिख दूं ए इज इक्वल टू बी, ऑप्शन डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मान लो ये लिख दिया मैंने ऑप्शंस। अब आप ट्राई कीजिए। सर ऑप्शन ए। नहीं, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है तो एक्चुअली पता है ये सब क्वेश्चन ना और आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग जब आइगन वैल्यूज पढ़ लेंगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व। अभी थोड़े मुश्किल लगेगा आप लोगों को, लेकिन जब आइगन वैल्यूज वाले टॉपिक्स हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत आसान होगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज हम इजीली सोच सकते हैं। उसके हिसाब से डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो उसके हिसाब से चीज़ें और आसान हो जाएगी। ये है। अभी जो एग्जाम्पल गलत होगा उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना होगा, सही होगा तो उसको प्रूव करना पड़ेगा या एटलीस्ट जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये है।
अच्छा देखो इसको बता देता हूँ ऐसे में तो अभी हम यही स्टॉप करेंगे आज। तो इसमें क्या बोला है हमने, ए बी और बी ए इक्वल है और ए माइनस बी नीलपोटेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, तो एक तो यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, ए बी और बी ए इक्वल है और ए माइनस बी की पावर के ज़ीरो होगा फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लगाऊँ तो ये तो इजीली इक्वल होता ही है। तो ये तो फॉर्मूला, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और वहाँ से अगर डिटर्मिनेंट लगाओगे तो आ जाएगा ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। सो ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होने का मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें स्क्वायर करके कर देंगे। अच्छा तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा देन, तो ए बी इन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ए बी इज इक्वल टू बी ए है और ए माइनस बी निलपोटेंट है। सो ए और बी की आइगन वैल्यू सेम दिखा दोगे तो काम हो जाएगा, है ना। एक्चुअली पता क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। तो ये आइगन वैल्यूज इजीली सॉल्व हो जाएगा, वैसे थोड़ा मुश्किल होगा। अब आइगन वैल्यू पढ़ाया नहीं मैंने, तो मैं भी क्वेश्चन लिख दिया हूँ तो बता देता हूँ। निलपोटेंट मैट्रिक्स में ना जितने भी आइगन वैल्यू होंगे वो सब जीरो होंगे, तो उसकी वजह से ये होगा यहाँ पे, और ये कम्यूट भी कर रहा है और कम्यूट कर रहा है तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा मुश्किल हो। मैं बता देता हूँ ऐसे सिंपली, देखो होगा क्या, ये यहाँ पे ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट जीरो है, एक्चुअली निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो एक रिजल्ट आएगा कि ए माइनस बी की सारी आइगन वैल्यू जीरो होगी, और जीरो होगी तो ये चूंकि कम्यूट कर रहा है तो ए माइनस बी की पता है आइगन वैल्यू कैसी होगी, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू टाइप का, जहाँ लैम्डा वन ए की आइगन वैल्यू है, लैम्डा टू बी की आइगन वैल्यू, और ये जीरो है। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर जीरो, ये थ्योरम है। और जो अभी आइडेंपोटेंट हम पढ़ रहे थे, ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो और वन, लेकिन आइगन वैल्यूज मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तो मैं कहूँ उससे सॉल्व करना आसान है, अगर वैसे सॉल्व करना होगा तो मुझे किसी और तरीके से प्रूव करना होगा। अब तो मुझे इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो इससे इजीली आ जाएगा कि दोनों की आइगन वैल्यू इक्वल होंगी। तो ए माइनस बी चूंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं तो ए की आइगन वैल्यू और बी की आइगन वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। और यहाँ क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो जो ए के आइगन वैल्यूज हैं वही बी के आइगन वैल्यूज, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए आ जाएगी, सबको मल्टीप्लाई करेंगे बी आ जाएगी, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा इजीली। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये भी इक्वल, ये जरूरी नहीं है इक्वल होगा, ये भी जरूरी नहीं है इक्वल होगा। अब इसलिए जरूरी नहीं बोल रहा हूँ तो मैं एक एग्जाम्पल बना सकता हूँ उसके लिए, तो मैं आपको एग्जाम्पल बना के देता हूँ फिर, है ना। जैसे अभी के लिए इसमें सिंपली अगर मुझे इसको सी डी को गलत दिखाना है, तो सी डी को गलत दिखाने के लिए ए को मान लो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बी को मान लो आप जीरो मैट्रिक्स है, नहीं तो जीरो लेंगे तो कम्यूट तो कर जाएगा, और ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, हमने कहा निलपोटेंट है ना ये, तो अभी तो निलपोटेंट होगा ही नहीं ये। तो निलपोटेंट बनाने के लिए मुझे ऐसा लेना पड़ेगा कि दोनों का आइगन वैल्यू इक्वल हो, तो यहाँ 1 0 0 0 ले लो और यहाँ 0 0 0 1 ले लो, तो इससे क्या आ जाएगा, सर लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू, इसलिए दोनों का ट्रेस इक्वल है। हाँ हाँ हाँ, मतलब आइगन वैल्यूज सारे इक्वल होंगे, नॉट लैम्डा वन लैम्डा टू, लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, ये इक्वल रहेगा एक्चुअली। तो सारे आइगन वैल्यू इक्वल है, इसलिए तो यहाँ मुझे गलत दिखाना पड़े। वाला तो सर फर्स्ट वाला में क्या पता है, ऑप्शन ए में क्या बोले, ए बी दोनों का, मैं बोल रहा हूँ आइगन वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे आसान लग रहा है। अरे भाई डिटर्मिन एक फार्मूला आगे आएगा, ये आपको पता होगा कुछ लोगों को, कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब सारे आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की इक्वल आएगी, और सारी आइगन वैल्यू को ऐड करेंगे तो ट्रेस के इक्वल आएगी। ट्रेस ट्रेस। हाँ, और मैं कह रहा हूँ जो आइगन वैल्यूज ए की हैं वही आइगन वैल्यूज बी की हैं, हाँ तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। प्रोडक्ट भी इक्वल होगा, सम भी इक्वल होगा, है ना। लेकिन जरूरी नहीं मैट्रिक्स इक्वल होगा। अब दो ऐसे मैट्रिक्स मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा जिसका डिटर्मिन आइगन वैल्यू सेम हो, प्रोडक्ट इक्वल हो और सम इक्वल हो, लेकिन मैट्रिक्स अलग हो। हाँ, और यहाँ पे देखना है कि डिफरेंस इसका नीलपोटेंट हो जाए, ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या हो जाए, नीलपोटेंट हो जाए। तो जैसे मैं बना रहा था, ठीक है, 1 0 0 0 एक ये हो गया, और बी जैसे आ गया 0
यहाँ 1 ले लो, 1 1 0 0 ले लो, और यहाँ मैं ले लेता हूँ, मुझे डिफरेंस निलपोटेंट बनाना है ना, तो 0 0 0 1 0 0 0 ले लिया, चलो ये ले लो। तो ए बी बी ए कम्यूट करेगा, एक ये भी चेक करना पड़ेगा कि ए बी और बी ए को कम्यूट करना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर नहीं है, स्केलर कम्यूट करता है। तो हाँ तो ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूँ, मान लो अभी के लिए अगर 1 कर दूँ और इसको भी 1 कर दूँ तो ठीक है। सो अभी ऐसा कर दिया मैंने, चलो ए मैंने ले लिया 1 1 0 1, ये ए मैट्रिक्स है मेरा। तो आइगन वैल्यू के बाद चीज़ें और आसान हो जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी थोड़े मुश्किल होगा। 1 0 0 1, अभी चेक करो, अब ए बी और बी ए इक्वल आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है, कम्यूट करेगा हमेशा, तो इन दोनों का वो होगा। अब ए माइनस बी करके देखो, जो आएगा वो निलपोटेंट है। ओके, तो ये काउंटर एग्जाम्पल है इन दोनों के लिए। तो ये एग्जाम्पल है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, और ये इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसलिए सी डी गलत है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। और ए बी बी सही इसलिए है क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये निलपोटेंट, मैं एक रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, इसलिए आसानी से प्रूफ हो जा रहा है, नहीं तो लेंदी प्रूफ जाएगा दूसरे अप्रोच से। तो मैं आइगन वैल्यू यहाँ यूज कर रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। तो दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, ट्रेस इक्वल होगा, बिकॉज दोनों की आइगन वैल्यू इक्वल होगी, इसीलिए। तो पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा चौथा गलत है। तो ये सब बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्पेशली जब आइगन वैल्यू पढ़ लेंगे। अभी इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ, वरना टाइम इसी में खत्म हो जाता है। तो अभी मैंने फिर आज वही टाइम चला गया इसी दोनों में। सो हमने आज बस ये डिस्कस किया है। तो अगले क्लास में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा अभी। तो अभी तक हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया, बेसिक थ्योरीज। मैं क्वेश्चंस एंड में कराऊंगा जब वर्ड थ्योरी हो जाएंगे, जो असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं। असाइनमेंट कहाँ है पता है, ड्राइव में जाओगे, PYQ असाइनमेंट यूनिट वाइज फोल्डर है, उसमें अंदर जाओगे तो मैथ्स स्टैट्स लीनियर अलजेब्रा नाम का फोल्डर है, उसमें पूरे लीनियर क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ग्रुप में ही भेजा था, क्वेश्चन भेजे थे ना ग्रुप में मैंने, तो वो ट्राई कर सकते हो आप, तो फिर भेज दूंगा। ये है, तो अभी मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। डिटर्मिनेंट मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। हमने बेसिक डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन देखा था, क्या होता है डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन, क्या है, एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो अगले क्लास में प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा। हाँ ये सब ये हम यहाँ पे बात करेंगे। ट्रेस तो मैंने आज लिखा ही दिया। अच्छा, तो ये वाला रह गया रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। चलो यहाँ तक हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो, सो मैट्रिक्स वाला पार्ट हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया कि मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स क्या है, ये सब स्पेशल मैट्रिक्स कुछ डिस्कस किए हैं। ये डेफिनेशन मेनली डिस्कस किया अभी हमने। और फिर यहाँ नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, सिंगुलर नॉन सिंगुलर लिख ही चुके होगे, दिखा दूंगा। ट्रेस आज लिखा दिया मैंने, ट्रेस होता क्या है, जस्ट ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट इनवर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एडजॉइंट क्या है, इनवर्स क्या है। तो ये सब मैं अगले क्लास में डिस्कस करता हूँ, फिर रैंक पे आएंगे। तो पहले ये सब मैं बता दूंगा ना, ये पहले अभी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पहले डिस्कस कर रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड चीज़ें पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम लोग बाकी चीज़ों पे आएंगे। ओके, तो चलो अगले क्लास में मैं डिटर्मिनेंट कंटिन्यू करूँगा। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं एकलव्य 2 की क्लासेस। एकलव्य 1 वाले लोग हैं ना, रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू। तो काफ़ी लेट हो गया आज तो।